हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को, जो रहेगा 2021 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। उत्तराखंड टेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग हिंदी भाषा को देखेंगे। भाई, जो लैंग्वेज में हिंदी आती है, हिंदी फर्स्ट जो आती है, प्रथम भाषा हिंदी को आज हम लेने वाले हैं। और यहाँ से हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इनके सोल्यूशन को देखेंगे और डिटेल्स में इनके आंसर एक्सप्लेनेशन को भी देखने वाले। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थ्योरी और जितने भी मैंने मॉक टेस्ट करा दिए हैं अभी तक उत्तराखंड टेट के लिए, उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको नोट्स चाहिए भाई, तो आप नोट्स जो है बाई कर सकते हैं। मात्र 299 रुपीज में आपको सारे थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे उत्तराखंड टेट के लिए। अभी तक जितनी भी क्लासेस हो गई हैं और आगे जितनी भी होने वाली हैं, सभी के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। 299 रुपीज आपको जस्ट पे करने और आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, और वहां मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। जितने भी अभी तक थ्योरी और एमसीक्यूज और प्रैक्टिस सेशन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, आगे आने वाले भी बहुत सारे थ्योरी चैप्टर्स रहेंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो आप 299 में और 499 दो प्लान है। आप जाकर नीचे लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाइए, पे करिए और टेलीग्राम में ऐड हो जाओ भाई। काफी यूजफुल नोट्स है भाई, आप लोगों की लास्ट टाइम में जब प्रिपरेशन होगी ना, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर में वहां प्रोवाइड करा दूंगा। तो वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना, अपने नोट्स उठाने और रिवीजन करना। और सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं आप लोगों के लिए। प्लेलिस्ट बनी है यू टेट 2024 की। जो लोग भी नए हैं चैनल पर, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि यू टेट 2024 की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, तो आप जाकर चेकआउट करो। बहुत सारे सेशंस में डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो भाई। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे भाई। कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर आए या भर गए। तो ये हमारा यहाँ पर कौन छंद दिया गया है, मतलब पूछा गया है कि निम्न पद में से कौन सा छंद है। अब आपको ये समझना है कि भाई मैंने हिंदी का जो टॉपिक है उसमें मैंने ये डिस्कस किया है। पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना। हिंदी का पेपर 2 है हमारे पास, तो इसमें मैंने आपको बताया था रस हो गया, छंद हो गया और अलंकार हो गए। ये आपसे जरूर पूछे जाएंगे। अलंकार का पार्ट 1 वीडियो में ड्रॉप कर चुका हूँ, पार्ट 2 आने वाला है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऊपर कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा छंद है। रोला छंद है, हर गीतिका है, बैरवे है या फिर दोहा छंद है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हर गीतिका छंद है। अब भाई देखो, हर गीतिका छंद में क्या होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो आपको समझनी होंगी। तो देखो, हर गीतिका छंद क्या है, एक प्रकार का मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है, इस चीज को ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है भाई, इसके जो चरण होते हैं, इसके जो चरण होते हैं उसमें 16 और 12 मात्राएं होती हैं। ये हर गीति का जो छंद होता है उसकी विशेषता होती है। इसके चरण में 16 और 12 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर इसमें 28 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर इसमें कितनी मात्राएं हो गई, 28 मात्राएं हो गई। क्योंकि 7 चौक 28, 4 चरण में, मैं आपको बताता हूँ 4 चरण में होता है ये। और 4 प्रत्येक चरण में कितनी, 7 मात्राएं। तो 7 चौक 28, टोटल 28 मात्राएं हो जाती हैं। 16 से 12 मात्राएं इसमें पाई जाती हैं। मात्रिक छंद है। तो ये बात हो गई भाई किसकी, हर गीति का छंद की यहाँ पर बात हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे पास बी था। अभी हम देख लेते हैं कि दोहा छंद क्या होता है भाई। दोहा छंद की क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो दोहा छंद की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो दोहे में कितने चरण होते हैं भाई, 4 चरण होते हैं। कितने चरण है, 4 चरण हैं। और इसमें पहले और तीसरे चरण में क्या होता है भाई, 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है, 11-11 मात्राएं होती हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, दोहा की बात कर रहा हूं। 4 चरणों में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में हमारे पास 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है रोला, जो यहाँ पर दिया गया है। रोला छंद में क्या होता है भाई, 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके जो विषम छंद होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। और जो सम छंद होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। तो क्लियर हो गई आपको बात। रोला छंद में मैंने आपको बताया पहले और तीसरे में 13-13 हो गई, दूसरे चौथे में 11-11 हो गई। और दोहा में बताया ये। और रोला में क्या हो गया भाई, रोला में जो विषम छंद होता है उसमें आपके विषम चरण जो होते हैं उसमें 11-11 मात्राएं हो गई, और जो सम चरण होते हैं उसमें 13-13 मात्राएं हो गई।
क्लियर होगी बात। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इस पे अगर आप डिटेल वीडियो चाहोगे तो कमेंट कर देना कि भाई रस छंद अलंकार की अगर आपको वीडियो चाहिए तो सेपरेट नोट्स में भी इसको डिस्कस करके आप लोगों के साथ में थ्योरी चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कमेंट आने चाहिए भाई, कमेंट से ही पता चलता है कि आप लोग कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या स्टडी मटेरियल आप लोगों को चाहिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 32 देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा गलत जोड़ा है? तो मैंने आपको जो अभी सिलेबस बताया है हिंदी का, तो उसमें मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। तो यहां से आपको बताना है कि कौन सा गलत युग्म है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो कम खर्च करता है उसको हम अपव्ययी नहीं कहते हैं। अपव्ययी क्या होता है? जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, जो एक्स्ट्रा खर्च करता है। अत्यधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। तो ये गलत हो गया। यहाँ पर पूछा था जो कम खर्च करने वाला होता है, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो गया और यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया अथवा दूसरे शब्दों के साथ संबंध सूचित होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग बोलते हैं, कारक बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, या फिर वाच्य बोलते हैं? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे इसको। क्या बोला गया है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ में संबंध सूचित होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? कारक बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पर लिंग की बात करी गई है, तो लिंग आपको पता है जो स्त्री जाति और पुरुष जाति के होने का बोध कराता है, तो वहां लिंग आ जाता है। ठीक है। क्रिया जो कार्य किया जाता है, तो इसको आप क्रिया के माध्यम से पहचान सकते हैं। वाच्य में कई बार आपको अपने मॉक टेस्ट, जो हिंदी के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है मैंने उसमें कराया है। वाच्य क्या होता है भाई? देखो, क्रिया के जिस रूप से, अगर मैं बात करूं वाच्य की, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा जो भी बात कही गई है। देखो, क्रिया के जिस रूपांतर से या क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया क्या बताना चाहता है। जो कही गई बात होती है उसमें कर्म की प्रधानता है, कार्य की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, या क्रिया की प्रधानता है, या फिर भाव की प्रधानता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? वाच्य बोलते हैं। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। जिसमें भाई कही गई जो भी बात का जो विषय है वो कर्म पर आधारित है, क्रिया से, या फिर भाव पर आधारित है, कार्य पर आधारित है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। वाच्य से क्वेश्चन लगातार देखने के लिए मिल रहा है, तो इसे हमें मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। वाच्य को, वाच्य वाले जितने क्वेश्चन है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। भाषा अर्जन क्या होता है भाई? सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यकता या शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव होता है। भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज को ग्रहण करना। ठीक है। क्या कहलाता है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होता है? तो भाषा होती है वो सहज और स्वाभाविक होती है। ठीक है। भाषा अर्जन कैसा होता है? स्वाभाविक यानी कि स्वतः, अपने आप। सहज मतलब आसान से, धीरे धीरे। अर्जन का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक है। एक होता है भाषा को सीखना होता है, एक होता है भाषा अर्जन होता है। तो भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होती है। जैसे हमारी जो पेरेंट भाषा होती है ना, स्थानीय भाषा हो गई या क्षेत्रीय भाषा हो गई, तो वो हम स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से हम सीख लेते हैं। ठीक है। प्रयासपूर्ण नहीं होती। प्रयासपूर्ण क्या है कि अगर हम कोई नई भाषा सीख रहे हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा उस भाषा को सीखने के लिए। या भाषा की कक्षा में ही संभव है, तो वो क्या है? लैंग्वेज को जब आप सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो वो वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ जो भाषा अर्जन है वो सहज और स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 35। कवि और रचना के आधार पर आ गया। कवि और रचना का कौन सा जोड़ा असंगत है? यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने लिखा है तुलसीदास, सूरदास साहित्य लहरी, मैथिली शरण गुप्त प्रिय प्रवास, जयशंकर प्रसाद आंसू। तो कौन सी कवि और कौन सी रचना जो है असंगत यानी कि गलत है? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने बोला मैथिली शरण गुप्त प्रिय प्रवास, भाई ये गलत हो गया है यहाँ पर। अब कैसे गलत हो गया? देखो, मैथिली शरण गुप्त की अगर हम रचना के बारे में बात करें तो ये है मैथिली शरण गुप्त की जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उसमें से एक है साकेत। उसके अलावा हमारे पास आता है यशोधरा, इन्हीं की मैं रचना बता रहा हूं, यशोधरा। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की
बहुत ही फेमस हिडम्बा, हिडम्बा, जय भारत, जय भारत, नहुष। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं भाई? मैथिली शरण गुप्त की हैं, इनको आपको ध्यान देना है। अब आप बताओ कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है गलत है, गलत मैच है, और यही हमसे पूछा गया था कि मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? साकेत हो गया, यशोधरा हो गई, हिडम्बा हो गई, जय भारत हो गई, नहुष। प्रिय प्रवास मैथिली शरण प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। इस चीज को ध्यान देना है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो एक बहुत ही फेमस उपन्यास है, ठेठ हिंदी के ठाठ जो उपन्यास है, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का एक बहुत ही फेमस उपन्यासकार है, उपन्यास है इनका। और इसके अलावा वैदेही, वैदेही वनवास, चुभते चौबते, इस प्रकार की जितनी भी रचनाएं ये हरिओद के द्वारा लिखी गई हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौबते और ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास, तो ये हरिओद जी इन कृतियों को इन्होंने लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूं। पर क्वेश्चन आता है 36, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची गलत मिला है। कुबेर, मधवा, अमृत, सुधा, कमल, तामरस, ये कपड़ा, अंबर। तो आपको बताना है कौन सा असंगत युग्म है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इसका अभिष्ट उत्तर है। अब ए क्या बोलता है? ए में बोला गया है कि कुबेर जो है, एक सेकेंड, कुबेर को इन्होंने मैच किया है, कुबेर को इन्होंने मैच किया है मथुआ से। अब भाई देखो ये गलत हो गया है, क्यों हो गया है उसको अभी हम देख लेते हैं। जरा मैं एक मिनट इसको चेंज कर लेता हूँ। हाँ भाई, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। यहाँ पर कुबेर को मथुआ नहीं किया गया। तो कुबेर का जो पर्यायवाची होता है वो क्या है? कुबेर का पर्यायवाची है धनराज। धनराज जो है कुबेर का पर्यायवाची है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आ जाता है धनज, ठीक है, और धनज आ जाता है। बात करें अगर यहाँ पर, देखो कुबेर की क्या होगी? धनराज हो गया, धनज हो गया, धनेश भी कुबेर का ही पर्यायवाची है, मधवा नहीं है भाई, ठीक है। अमृत का सुधा बिल्कुल सही है, कमल का तामरस सही है, कपड़ा का क्या हो गया? अंबर हो गया, कपड़े का क्या हो गया भाई? अंबर हो गया। अगर मैं बात करूं अमृत की, सुधा बिल्कुल सही है। उसके अलावा कौन कौन से होते हैं अमृत के पर्यायवाची? सोम भी होता है अमृत का पर्यायवाची, पीयूष भी होता है अमृत का पर्यायवाची, और चलो इतने काफी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कमल के, तो कमल के जलद हो गया, पंकज हो गया, ताम्रश हो गया, सरोज हो गया, राजीव हो गया, ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हो गए। बात करें अगर हम कपड़े के, तो ये हो गया वस्त्र हो जाएगा। यहाँ पर वस्त्र भी कपड़े का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, पोशाक हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कपड़े के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 37, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। तो देखो यहाँ पर विराम चिन्ह की दृष्टि से ये देखो, स्टेटमेंट नंबर 2, मैं मनुष्य में मानवता देखती हूँ, यहाँ पूर्ण विराम आ गया। उसे देवता बनने में मेरी उसे देवता बनाने में मेरी इच्छा नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी में जो है अशुद्ध वाक्य है, और ऑप्शन नंबर सी में भी अशुद्ध वाक्य है। तो बी और सी दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, वीणा पाणी में आपको बताना है कि कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुविग्री समास है। तो भाई समास से रिलेटेड क्लास बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थ्योरी चैप्टर आने वाला है हिंदी का, जिसमें मैं पार्ट 2 अलंकार का भी ड्रॉप करूंगा, और उसके बाद रस, छंद, अलंकार और समास और संधि। तो ये सारे टॉपिक्स अभी आने वाले हैं, सबके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो देखो अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, नीचे लिंक आ रहा है। काफी लोग इस चीज के लिए डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए मैंने अलग ग्रुप बना दिया। तो उसमें भाई थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मात्र मैंने इस पे एक मिनिमम चार्ज ही रख दिए हैं, 299। क्या होता है यार, 299 से कुछ भी नहीं होता। सारे नोट्स आपको यूटेट के मिल जाएंगे। मतलब जितना स्टडी मटेरियल अभी तक मैंने आपको
पढ़ा दिया है, तो वो सारा का सारा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको सीडीपी का हुआ, हिंदी का हुआ, सारे में पीडीएफ वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। इवन जैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इंटरनेट पर आप फाइंड आउट करने जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें गड़बड़ मिल जाती है इंटरनेट पे, तो मैं आपको सारी चीजें एक ही जगह प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां जाकर कनेक्ट कर सकते हो भाई। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है 299 है, और अगर आपको लाइफ टाइम लेना है तो भाई 499 है। उसमें आपको चाहे आगे जितने भी एग्जाम आएंगे, टीचिंग एग्जाम आएंगे जिसमें सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, जो भी टीचिंग एग्जाम आने वाले हैं, हमारे उत्तराखंड टेट के जितने एलटी के एग्जाम आएंगे तो उनकी प्रिपरेशन भी करेंगे, तो सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो वन टाइम चीजें हैं यार, थोड़ा सा इतना तो, क्योंकि आप मेरे एफर्ट के लिए ही इतना पे कर सकते हैं, आई होप, क्योंकि मैंने अभी तक आपको सारा मटेरियल फ्री दिया है, और आगे भी सारे वीडियो लेक्चर फ्री रहने वाले हैं, अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है। तो थ्योरी चैप्टर भी मैं आप लोगों को साथ साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इतना तो आप लोग यार बनता है, इतना तो कर सकते हो आई थिंक। बाकी आप लोगों की मर्जी, कोई फोर्स नहीं है, जिसको नोट्स चाहिए वो अपना देख सकता है। तो वीणा पाणी में समास कौन सा है ये पूछा गया है यहाँ पर, तो वीणा पाणी में जो समास है, तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास इसमें आता है भाई। वीणा पाणी, वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास आता है। अब बहुव्रीहि समास को आप कैसे समझोगे भाई, देखो, बहुव्रीहि समास को समझने के लिए किसी शब्द के दो पदों में से कोई भी पद जो है अगर प्रधान ना हो और किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी कि दो पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई और पद ही प्रधानता दे रहा है, तो वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। इतना आप अभी के लिए समझ लो। तो वीणा पाणी में जो समास है वो है हमारे पास बहुव्रीहि समास है, और इसका जो रूल होता है कि जब कोई भी पद, प्रथम पद या उत्तर पद, दोनों पदों में से कोई भी पदों की प्रधानता ना हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, तो वहां पर बहुब्रीहि समास आ जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन 39, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको लगातार मॉक टेस्ट में करा रहा हूं, तो आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ, उद्गम में, अतियुक्त में, पराक्रम में, या भिक्षुक में। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। भिक्षुक शब्द में उपसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है भाई, भिक्षुक शब्द में उपसर्ग नहीं है कहीं भी, बाकी सब में उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग क्या होते हैं भाई, देखो, उपसर्ग होते हैं जो बाद में लगते हैं, पहले लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, बाद में लगते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं, मूल शब्द के प्रथम में प्रयुक्त होकर शब्दों का जो मतलब या मीनिंग या अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो वो उपसर्ग हो जाते हैं। प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो भिक्षुक में प्रत्यय यूज हुआ है, ना कि उपसर्ग यूज हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो भिक्षुक में प्रत्यय लगा है, ध्यान देना, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है भिक्षुक शब्द में, बाकी सब में उपसर्ग का यूज हुआ है। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 पर, आकांक्षा, योग्यता और क्रम निम्न में से किसकी विशेषता है भाई। ये योग्यता और क्रम, आकांक्षा शब्द की है, वर्ण की है, पद की है, या फिर वाक्य की है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये वाक्य की विशेषता है भाई। जो भी हमारे तीनों ऊपर शब्द दिए हैं जिसमें आकांक्षा, योग्यता और क्रम के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर अब आगे जो है नीचे जितने भी गद्यांश यानी कि पैसेज दिया गया है, जिसमें 41 से 44 तक के क्वेश्चन है, पैसेज को अभी के लिए हम स्टॉप कर देंगे, इन क्वेश्चन को स्किप करेंगे, सीधे क्वेश्चन आते हैं हम 45 से। स्वामी विट्ठल दास द्वारा स्थापित अष्टछाप में कौन से कवि सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि अष्टछाप कवि कौन कौन से होते हैं, तभी इसका आंसर आप कर पाओगे। नंददास, छीत स्वामी, परमानंद दास, या हित हरिवंश। तो अष्टछाप में से जो कवि सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, हित हरिवंश जो है अष्टछाप कवि में सम्मिलित नहीं है। ठीक है भाई, इनको ध्यान रखना। और ये कौन से काल के कवि हैं भाई, ये राधा वल्लभ संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक एवं भक्त कवि के रूप में हित हरिवंश जो है जाने जाते हैं। बात करें अगर हम अष्टछाप कवियों की, तो उसमें भाई देखो, इसमें नंददास भी आते हैं, छीत स्वामी भी आते हैं, परमानंद दास भी आते हैं, तुलसीदास भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ये सारे के सारे कवि जो हैं कौन से हैं, अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, दोनों में आप लोगों को करा रहा हूं, दोनों की मीनिंग में कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आपको बताना है यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्द कौन सा है। घोड़ा है, भक्ति है, चौकी है, या फिर शलाका है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 46 के लिए ए इसका राइट आंसर रहेगा। जो घोड़ा है
वो क्या है, तद्भव शब्द है। अब देखो तद्भव आपको पता होगा तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो ज्यों के त्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ज्यों का त्यों जिनको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो संस्कृत के ऐसे मूल शब्द जिनका प्रयोग ऐसे का ऐसा ही किया जाता है ना, कि बिना किसी परिवर्तन के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जिनमें संस्कृत के वो शब्द जिनमें परिवर्तन करके उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो घोड़ा शब्द को संस्कृत में क्या बोलते हैं भाई, घोड़ा शब्द को संस्कृत में आपको पता अश्व बोलते हैं, ठीक है, अश्व बोलते हैं। तो अश्व शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव क्या हो गया, घोड़ा हो गया। तो वही यहां से पूछा गया है। शायद यहाँ पर जो चौकी है ये भी एक तद्भव शब्द है, चौकी, ठीक है। शलाका क्या है भाई, शलाका आपको पता होना चाहिए कि शलाका क्या है। शलाका भी तत्सम तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है शलाका। क्लियर होगी बात, जिसका तत्सम शब्द है। और इसका अगर हमसे ये पूछा जाए शलाका शब्द का तद्भव क्या होगा, ठीक है, तत्सम शब्द है, अगर इसका हमसे तद्भव पूछा जाए तो शलाई होता है। नोट कर लेना, सलाई जो होता है ना, सलाई जो है इसका तद्भव रूप है शलाका का। और ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी है और ऑप्शन नंबर सी भी है। तद्भव की बात हुई थी ना, यानी कि जो परिवर्तित करके यूज किए जाते हैं। तो घोड़ा और चौकी जो है दोनों ही तद्भव शब्द हैं। शलाका यहाँ पे तत्सम है और शलाका का तद्भव शब्द क्या है, सलाई है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, आनुगांशिक, लब्ध प्रतिष्ठित, त्रिवार्षिक, गोपित। तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से जो सही है वो है आनुषंगिक जो शब्द है, ये हमारा वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात। तो आनुषंगिक का मतलब क्या होता है, आनुषंगिक का मतलब होता है बेसिकली जब कोई हम बड़ा काम करते हैं उसके साथ साथ हमारा कोई छोटा काम स्वतः ही उस बड़ा काम के साथ हो जाता है, तो कुछ ये आनुषंगिक वो कहलाता है हमारे पास, ठीक है। बाकी ये जितने शब्द दिए गए तो ये अशुद्ध रूप दिए गए हैं। क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। आपको पता होना चाहिए भाई सात्विक अनुभाव होता क्या है, स्वेद, विषाद, अश्रु या फिर कंप। तो आपसे पूछा गया है जो नहीं है वो आपको बताना है। तो विषाद जो है सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव क्या होता है भाई, तो देखो सात्विक अनुभाव पहले तो आप देख लो कि ये भी पूछा जाता है कि सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के सात्विक अनुभाव होते हैं। क्लियर हो गई बात। यानी कि जो स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, स्वतः उत्पन्न होने वाली जितनी भी चेष्टाएं होती हैं मनुष्य के अंतर्गत, स्वतः ही आने वाली जो चेष्टाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं सात्विक अनुभाव, और ये मनुष्य के अंदर ही आती हैं। तो 8 प्रकार के अनुभाव बताए गए हैं, जिसमें से विषाद जो है सात्विक अनुभाव नहीं है। श्वेत भी है, अश्रु भी है, कंप भी है, ये सारे के सारे भाई। स्वर भंग इसके अलावा जो आता है वो आता है स्वर भंग, ठीक है। वेपश, वेपश, और स्तंभ आ गया, स्तंभ भी आता है, स्तंभ, अश्रुपात, अश्रु हमारा यहाँ पर आ ही गया था, अश्रुपात, प्रलय, रोमांस। ये सारे के सारे क्या है, सात्विक अनुभाव हैं। 8 प्रकार के होते हैं। जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, क्या उनको से स्वतः ही उत्पन्न होने वाली जो चेष्टाएं होती हैं वो सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। तो विषाद जो है यहाँ पर सात्विक अनुभाव नहीं है। बाकी सारे के सारे श्वेत, अश्रुपात, कंप हो गया, और जो मैंने स्तंभ बताया है, प्रलय बताया है, और अश्रुपात हो गया, साथ में रोमांस हो गया, ये सारे के सारे क्या है भाई, सारे के सारे हमारे सात्विक अनुभाव हैं। क्लियर हो गई बात। स्वर भंग भी इसके अंतर्गत आता है, स्तंभ भी इसके अंतर्गत आता है, स्वेद भी इसके अंतर्गत आता है, अश्रु भी इसके अंतर्गत आता है, कंप भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो देखो तारा घट मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा चुका हूं, तारा घट है यहाँ पर, छटनी घट है। तो यहाँ क्या लग रहा है भाई, ये देखो योजक चिन्ह आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा भाई, यमक, रूपक, उपमा या फिर दीपक। तो राइट आंसर क्या है 49 के लिए, ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार है भाई। मैंने आपको करा भी दिया था यहाँ पर, जो अलंकार मैंने कराए हैं पार्ट 1 में, तो उसको जाकर देखो, मैंने समझाया है पार्ट 1, पार्ट 2 ही रहता। तो रूपक अलंकार है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी भाई 50 से लेकर 53 तक पद्यांश पूछा गया, यानी कि 3 क्वेश्चन पद्यांश से पूछे हैं, इसको हम मिस करेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई 54 को देखते हैं, मुहावरे और उसके सम्मुख कौन सा युग्म जो है सही से नहीं मिला है। आंखें बिछाना यानी कि बहुत स्वागत करना बिल्कुल सही है। कमर कसना पूरी तरीके से तैयार होना सही है। गांठ बांधना यानी कि दुखी होना, गांठ बांधने का मतलब दुखी होना नहीं होता, गांठ बांधने का मतलब होता है कि किसी चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, बिल्कुल समझ के रखना। गांठ बांध लो ये बात, यानी कि आप अपने समझ में बिठा लो या ध्यान रखो, ध्यान रखो कि जो भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूं तो उसको आप गांठ बांध लो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से, यानी कि आप समझ जाओ बिल्कुल। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही तरीके से नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। घर में गंगा बहना बिना यत्न के इच्छित वस्तु मिल जाना, तो घर में गंगा बहने के बराबर होता है कि भाई आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, आपको इजीली सारी चीजें मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 55 में बोलता है किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना क्या कहलाता है। आसान सा क्वेश्चन है भाई, प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान, मंत्रणा। तो देखो अनुष्ठान जो होता है वो विधि विधान, जैसे हम बोलते हैं ना विधि विधान, अनुष्ठान पूर्वक जो चीजें होती हैं, तरीके से जो चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं अनुष्ठान करना, ठीक है। प्रार्थना करना मतलब किसी से निवेदन करना हो गया, मंत्रणा मंत्र उच्चारण हो जाता है। तो ऑप्शन सी अनुष्ठान करना यानी कि विधि विधान, सारी ही विधि का प्रयोग करके किया जाने वाला कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने कि भाषा में सतत कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, व्यापक मूल्यांकन, तो क्या उद्देश्य होता है इसका, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों का प्रयोग करने की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सतत और व्यापक मूल्यांकन जब हम करेंगे तो भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों का प्रयोग करने की क्षमता का जो आकलन होता है वही हमारे पास क्या है, सीसीई है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्वेश्चन आता है 57, भाषा में कौन सा स्वैरागम उच्चारण दोष का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो अमृत को अमृत कहेंगे, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, विरजेंद्र को बरजेंद्र कहना, स्नान को अस्नान कहना। तो स्वारागम उच्चारण दोष क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, स्नान करना, ठीक है। अब इसको क्या बोला जा रहा है, अस्नान करना, तो ये क्या हो गया भाई, स्वारागम उच्चारण दोष हो गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ 57 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 आता है हमारे पास में, क्या बोले, बच्चे की समझ एवं भाषा के संबंध में क्या चीज गलत है, ये आपको बतानी है कि बच्चे की समझ और भाषा के संदर्भ में 58 पर बात कर रहे हैं। बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा के माध्यम से दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं। बच्चे भाषा सीखते नहीं अपितु दिमाग में रखते हैं, या फिर बच्चे समझ बनाने की क्षमता नहीं रखते इसलिए उन्हें एक से अधिक भाषा सीखने में कठिनाई होती है। तो क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 58 को हम डील कर रहे हैं। तो देखो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 80 है कि बच्चे समझ बनाने की क्षमता नहीं रखते इसलिए उन्हें एक से अधिक भाषा सीखने में क्या होता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59, भाषा के संदर्भ में कौशल के कितने आयाम निर्धारित किए गए हैं। तो भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं भाई, 4 प्रकार के कौशल होते हैं। अब ये आपको सभी को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में, और इंग्लिश में भी पूछ लेता है ये कि लैंग्वेज के कितने स्किल्स होते हैं। तो यहाँ पर आयाम पूछा गया है, भाषा के कौशल के कितने आयाम हैं। तो पहला आयाम क्या होता है, श्रवण होता है, यानी कि सुनना, ठीक है, श्रवण हो गया। दूसरा आयाम क्या आता है हमारे पास में भाई, यहाँ पर देखो भाई, दूसरा आयाम क्या आता है, श्रवण के बाद में आता है वाचन करना यानी कि बोलना। तीसरा आयाम क्या आता है हमारे पास में, पठन करना यानी कि पढ़ना। और चौथा आयाम क्या आता है यहाँ पर, लेखन यानी कि लिखना। तो 4 आयाम हो गए, श्रवण यानी कि पहले सुनेंगे, वाचन यानी कि बोलना, पठन यानी कि पढ़ना, लेखन यानी कि लिखित रूप से। क्लियर हो गई बात, तो ठीक है भाई, हो गई। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है, ये पूछा गया है। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की जो भाषा नहीं है, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत जो भाषा है भाई सबसे पुरानी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। इसको ध्यान रखना कि संस्कृत की जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है संस्कृत, तो ये मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। क्लियर हो गई बात। पाली और जो प्राकृत भाषा है ये है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की,
क्लियर हो गई बात। और जो अपभ्रंश भाषा है ये 6 से 12वीं शताब्दी के बीच की भाषा है, अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा मैंने बताया मध्य भारतीय आर्य की काल की है, यानी कि 500 से 1200 ईसा पूर्व की ये भाषा है। क्लियर हो गई बात। जिस समय जो बौद्ध आए थे उनसे 300 साल पुरानी पहले की ये जो भाषाएं ये पाली और प्राकृतिक हैं। संस्कृत सबसे ओल्डेस्ट हो गई, वो यहाँ पर पूछा गया था हमसे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। और भैया आपको नोट्स परचेज करने तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे आपके पास थ्योरी चैप्टर और प्रिपरेशन वीडियो आने वाली है उत्तराखंड टेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।